Hello everyone, welcome back to my channel. This is Neha and you are watching Neha's Biology NEET. आज की क्लास मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में होने वाली है। तो हमने ऑलरेडी प्लांट किंगडम डिस्कस कर लिया है कि कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं जो प्लांट किंगडम के अंदर आती हैं। अब हम देखेंगे जो एंजियोस्पर्म्स कैटेगरी है प्लांट किंगडम की, यानी फ्लावरिंग प्लांट्स की, उनकी मॉर्फोलॉजी कैसे होती है, मतलब उनके एक्सटर्नल फीचर्स कैसे होते हैं। हम मॉर्फोलॉजी के अलावा एनाटॉमी भी डिस्कस करेंगे, बट पहले मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं, फिर एनाटॉमी के बारे में देखेंगे। तो मॉर्फोलॉजी बेसिकली होता है एक्सटर्नल फीचर्स या एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपको इन फ्लावरिंग प्लांट्स में देखने को मिलेंगे। एनाटॉमी होता है इंटरनल स्ट्रक्चर। तो पहले एक्सटर्नल देखते हैं, फिर इंटरनल की साइड मूव करेंगे। तो यहाँ लिखा भी है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो भी होता है उसे हम मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या क्या होते हैं, रूट्स आपको देखने को मिलती हैं, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स वगैरह देखने को मिलते हैं। तो उन सबके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जो हमें देखने हैं यहाँ। अब अगर हम सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो दैट इज़ रूट सिस्टम या रूट्स। तो रूट्स जो होती हैं, मेजॉरिटी ऑफ डाइकॉट्स में जो भी रूट्स होती हैं वो बेसिकली होती हैं टैप रूट सिस्टम। आपको डाइकॉट्स में देखने को मिलता है। वहाँ पे एक प्राइमरी रूट होती है, एक मेन रूट, और उसके साइड में उसकी लेटरल रूट्स निकल रही होती हैं जिन्हें हम सेकेंडरी, टर्शरी या फिर क्वाटरनरी, इस तरीके से टर्म्स हम यूज़ करते हैं। तो रूट्स जो होंगी, मेन आपको एक रूट देखने को मिलेगी, दिस इज़ द प्राइमरी रूट। इसकी जो भी ब्रांचेस आगे आएंगी उन्हें हम सेकेंडरी रूट्स बोलेंगे, और सेकेंडरी रूट्स की भी आगे जो ब्रांचेस आएंगी उन्हें हम टर्शरी रूट्स बोलते हैं। तो इस तरीके से आपको रूट्स देखने को मिलती हैं इन द केस ऑफ डाइकॉट्स। तो डाइकॉट्स के अंदर ऐसा फीचर होता है। इसी को हम टैप रूट सिस्टम बोलते हैं। तो टैप रूट सिस्टम बेसिकली आपको डाइकॉट्स में देखने को मिलता है, जैसे कि मस्टर्ड प्लांट में, जैसा यहाँ जो प्लांट है बनाया गया है डायग्राम में। तो इसके अंदर देख सकते हो प्राइमरी रूट है एक, और उसकी ब्रांचेस सेकेंडरी रूट वगैरह देखने को मिल रही हैं। दिस इज द रूट सिस्टम ऑफ द प्लांट। अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव शूट सिस्टम विच इज़ द अबव ग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट। तो जो भी अबव ग्राउंड पार्ट है उस पूरे को हम शूट सिस्टम बोलते हैं। इट कंसिस्ट्स ऑफ स्टेम, लीव्स, फ्रूट्स, फ्लावर, सब कुछ इसके अंदर आता है। बड्स भी आते हैं, नोड, इंटर नोड वाला रीजन भी आता है। तो ये सारा का सारा शूट सिस्टम के अंदर आता है। मोनोकॉट्स की अगर बात करते हैं तो मोनोकॉट्स के अंदर प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड होती है, मतलब ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं करती। तो वो रिप्लेस हो जाती है बाय लार्ज नंबर ऑफ रूट्स, और उसकी वजह से फाइब्रस रूट सिस्टम आपको देखने को मिलता है। तो डाइकॉट्स के अंदर याद रखोगे टैप रूट सिस्टम विद द प्राइमरी रूट एंड द ब्रांचेस विच आर नोन एज सेकेंडरी और टर्शरी रूट्स। मोनोकॉट्स के अंदर वी हैव शॉर्ट लिव्ड प्राइमरी रूट सिस्टम, देयरफॉर दे हैव मैनी रूट्स जो बाद में बन जाती हैं विच आर रिप्लेसिंग द प्राइमरी रूट सिस्टम, एंड दीज आर नोन एज फाइब्रस रूट्स। ये फाइब्रस रूट्स आपको वीट वगैरह के अंदर, मतलब जो भी मोनोकॉट्स हैं उनके अंदर देखने को मिलेगा, जैसे ग्रासेस, मॉन्स्टेरा, बैनियन ट्री, ये सब आपको बताया हुआ है। तो ग्रासेस बेसिकली जो होती है फाइब्रस रूट सिस्टम शो करती हैं, बट यहाँ पे कुछ प्लांट्स हैं, मतलब कुछ ग्रासेस ऐसी होती हैं, मॉन्स्टेरा प्लांट होता है, बैनियन ट्री होता है, जिनके अंदर रूट्स जो होती हैं वो रेडिकल से नहीं प्रोड्यूस होती, मतलब दे आर बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, रेडिकल नहीं है। तो इनके अंदर जो रूट्स होती हैं उन्हें हम एडवेंटिशियस रूट्स बोलते हैं। तो बेसिकली मोनोकॉट्स के अंदर ज़्यादातर फाइब्रस रूट सिस्टम होता है, एक्सेप्ट फॉर सर्टेन ग्रासेस। उनके अंदर मॉन्स्टेरा या बैनियन ट्री के अंदर रेडिकल से रूट्स नहीं बनती हैं, तो उन्हें हम एडवेंटिशियस रूट्स बोलते हैं। रूट का मेन काम जो होता है वो होता है वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना, एंकरेज प्रोवाइड करना, तो प्रॉपरली एंकर करते हैं प्लांट पार्ट्स को। इसके अलावा रिजर्व फूड मटेरियल को रिजर्व करके भी रखते हैं, जैसे कि रेडिश वगैरह के अंदर होता है। इसके अलावा ये कुछ हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करते हैं जिन्हें हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स बोलते हैं। यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया हुआ है, फाइब्रस रूट ऐसी दिखती हैं, टैप रूट सिस्टम इस तरीके का दिखता है, तो एक मेन रूट और बहुत सारी उसकी ब्रांचेस। और एडवेंटिशियस रूट्स ऐसी होती हैं जैसे जो स्टेम की नोड्स वगैरह से प्रोड्यूस होती हैं, डायरेक्टली रेडिकल से प्रोड्यूस नहीं हो रही हैं, तो उन्हें एडवेंटिशियस रूट्स बोलते हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं रूट के कौन कौन से रीजन होते हैं। तो रूट के अंदर एक थिम्बल शेप्ड रूट कैप होती है, मतलब एक कैप है जो रूट की टिप को, जहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट है, उन्हें प्रोटेक्ट करती है। तो आप देख सकते हो रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी दिखाया हुआ है। दिस इज द रीजन वेयर मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर लोकेटेड एंड दिस रीजन इज बीइंग कवर्ड बाय अ रूट कैप सो दैट दिस रीजन कैन ईजिली बी प्रोटेक्टेड व्हेनेवर द रूट पेनिट्रेट्स द सॉइल। तो जब भी सॉइल को पेनिट्रेट कर रही होती है रूट, तो जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है उसकी वजह से मेरिस्टेमेटिक सेल्स डैमेज हो सकते हैं, तो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए रूट कैप हमारे पास होती है। देन आफ्टर दिस मेरिस्टेमेटिक रीजन वी हैव रीजन ऑफ इलोंगेशन। तो ये वो रीजन होता है जो इलोंगेट होता है और रूट की बेसिकली लेंथ को इंक्रीज करता है। After this we have region of maturation where the root hair or lateral roots are present. तो ये रीजन है जहाँ पे मैच्योरेशन हो रही है। तो आप देख सकते हो बहुत सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स इस रीजन में प्रेजेंट हैं। तो ये रीजन्स आपको देखने को मिलते हैं। यही चीज़ आपको यहाँ पे भी बताई हुई है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स वाला जो रीजन होता है उनके सेल्स बहुत छोटे होते हैं बिकॉज दे वांट टू डिवाइड एज सून एज पॉसिबल, एज मच एज पॉसिबल। तो इसीलिए वो छोटे होते हैं, उन्हें ज़्यादा साइटोप्लाज्मिक कंटेंट चाहिए होता है, तो डेंस प्रोटोप्लाज्म उनके अंदर होता है और थिन वॉल होती है ताकि डिवीजन में दिक्कत ना आए। उसके बाद जो होता है रैपिड एलोंगेशन वाला रीजन होता है जो कि रूट लेंथ को इंक्रीज करता है, जिसे रीजन ऑफ एलोंगेशन बोलते हैं। देन आफ्टर दिस वी हैव रीजन ऑफ मैच्योरेशन जहाँ पे एक्चुअल में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स यानी रूट हेयर वगैरह प्रोड्यूस होते हैं जो कि वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। तो ये रूट के बारे में था। अब एनसीईआरटी में आपको स्टेम के बारे में बताया हुआ है, तो वो देखते हैं। तो स्टेम जो होता है ये वो रीजन है जिसमें ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स वगैरह एग्जिस्ट करते हैं। इसके अंदर नोड्स एंड इंटर नोड्स आती हैं। तो जब भी स्टेम बनाओगे उसके अंदर ऐसा रीजन आता है बीच बीच में जिसे हम नोड बोलते हैं। ये शुगर केन में ज़्यादा अच्छे से दिखता है, तो आपने देखा होगा। एंड दो नोड्स के बीच का जो रीजन होता है उसे हम इंटर नोड बोलते हैं। एक्चुअल में जो भी बड्स प्लांट प्रोड्यूस करता है या फिर जो भी लीव्स वगैरह प्रोड्यूस करता है, ब्रांचेस प्रोड्यूस करता है, ज़्यादातर नोड से प्रोड्यूस होते हैं, इंटर नोड से नहीं। इंटर नोड बस दो नोड्स के बीच का रीजन है। जो भी यहाँ बड्स प्रोड्यूस होते हैं दे कैन बी टर्मिनल और एक्सिलरी। एक्सिलरी बड्स होते हैं जो आपको जैसे यहाँ ब्रांच होगी तो यहाँ पे दिखेगा, दिस इज एक्सिलरी बड बिकॉज दिस रीजन इज नोन एज द एक्सिल ऑफ द लीफ या फिर एक्सिल ऑफ द ब्रांच। तो यहाँ पे जो बड होता है उसे एक्सिलरी बड बोलते हैं। एंड टर्मिनल बड होता है जो बिल्कुल टिप पे, मतलब पूरे प्लांट की बिल्कुल टिप पे एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो वो याद रखना। एंड स्टेम का काम जो होता है मेनली ब्रांचेस, लीव्स वगैरह प्रोड्यूस करना होता है, बट ये फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करता है एंड फूड की स्टोरेज या प्रोटेक्शन या फिर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन सपोर्ट प्रोवाइड करने में भी हेल्प कर सकता है। इफ़ वी टॉक अबाउट द लीफ, देन लीफ जो होता है वो लेटरल होता है, मतलब कि अगर ये स्टेम है तो लेटरली लीव्स जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। एंड इनके एक्सिल में बड होता है जिसे हम एक्सिलरी बड बोलते हैं, जो अभी बताया था, जो बेसिकली बाद में जाके ब्रांच बना सकता है या फिर कोई और सा रीजन जो है वो बना सकता है। और मेन काम जो लीफ का होता है वो फोटोसिंथेसिस का होता है, आप सबको पता है। जब भी लीफ के पार्ट्स की बात करते हैं तो तीन मेजर पार्ट होते हैं, लीफ बेस, पीटियोल और लेमाइना। तो लीफ बेस जो होता है ये वाला रीजन है जो एक्चुअल में लीफ के बिल्कुल बेस पे प्रेजेंट होगा, मतलब कि लीफ को स्टेम से अटैच करने वाला पॉइंट। एंड जो लीफ और स्टेम के बीच का स्टॉक लाइक रीजन होता है उसे हम पीटियोल बोलते हैं। एंड देन वी हैव लेमाइना जो कि लीफ का एक्चुअल पार्ट है। तो एक्चुअल में फोटोसिंथेसिस लेमाइना करता है, बाकी एक्सिलरी बड्स जो होते हैं वो इस एक्सिल वाले रीजन में प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे स्टिप्यूल यानी स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो वो आपको यहाँ दिखाया है। तो लीफ बेस होता है जिसके अंदर स्टिप्यूल्स प्रेजेंट हो सकते हैं, स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स। मोनोकॉट्स के अंदर लीफ बेस जो होता है वो ज़्यादातर एक्सपैंड होता है और एक शीट की तरह एक चीज़ बना लेता है जो स्टेम को पार्शली या होली कवर कर रही होती है। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ लीव्स जो होती हैं वो इस तरीके से होती हैं, मतलब स्टेम का जो भी रीजन होता है उसे कवर कर रही होती हैं।
तो ये जो होती है उसकी स्टेम को कवर करने वाला जो लीफ का पोर्शन है उसे हम लीफ शीथ बोलते हैं। तो लीफ का जो बेस होता है वो ज़्यादातर एक्सपैंड होके ये लीफ शीथ बना लेता है, जो कि स्टेम को पार्शली या फिर होली कवर कर सकता है। लेग्यूम्स के अंदर क्या होता है कि लीफ बेस जो होता है वो स्वोलन हो जाता है, मतलब कि वो उसमें स्वेलिंग आ जाती है, जिसको हम पल्वाइनस बोलते हैं। तो पल्वाइनस बेसिकली दालों के प्लांट्स में यानी लेग्यूम्स के अंदर ही आपको देखने को मिलता है। पीटीओल का काम वही है, लीफ के लेमाइना को होल्ड करके रखना ताकि वो स्टेम से अटैच हो सके। और लीफ का जो लेमाइना होता है, पीटीओल बेसिकली जो होता है वो ऐसा भी होता है कि वो लीफ को ईजिली, लीफ के ब्लेड को या लीफ के लेमाइना को ईजिली फ्लैटर करने में हेल्प कर सके ताकि विंड वगैरह आए तो लीफ को डैमेज ना हो। देन लीफ ब्लेड जो कि एक्चुअल में वेन्स और वेनलेट्स बियर करता है, इसके अंदर जो मेन वेन होती है उसे हम मिडरिब बोलते हैं, जो बिल्कुल बीच में प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे मिडरिब होगी, उसके साइड में वेन्स वेनलेट्स वगैरह प्रेजेंट होती हैं। तो बेसिकली वेन्स जो होती हैं उनका काम क्या होता है, वाटर मिनरल्स को, फूड वगैरह को ट्रांसपोर्ट करना, तो वो आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पे। आफ्टर दिस वी हैव वेनेशन वाला टॉपिक। वेनेशन बेसिकली होता है अरेंजमेंट ऑफ वेन्स, मतलब वेन्स और वेनलेट्स किस तरीके से लीफ के अंदर अरेंज्ड हैं। अगर लीव्स के अंदर वेन्स जो होती हैं वो इस तरीके से नेटवर्क बना रही होती हैं तो उसे बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। अगर वो पैरेलली प्लेस्ड हैं जैसे कि इस लीफ में, तो उसे हम बोलते हैं पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेशन आपको ज़्यादातर मोनोकॉट्स में देखने को मिलती है, एंड जो रेटिकुलेट वेनेशन होती है वो ज़्यादातर आपको डाइकॉट्स में देखने को मिलती हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे याद रखना। देन अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ लीव्स की, यानी लीव्स के कितने टाइप्स होते हैं, तो एक सिंपल लीफ होती है जैसे कि आपको यहाँ बना के दिखाई थी, यहाँ डाइकॉट वाली, ये सिंपल लीफ है, ठीक है। कुछ जो होती हैं उनके अंदर क्या होता है कि लेमाइना जो होता है वो कट करता है, मतलब इंसिजन्स होते हैं उसके अंदर जो कि मिडरिब को टच भी कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते। अगर टच नहीं कर रहे होते हैं तो उससे हमारे पास पामेटली कंपाउंड लीफ बनती है। अगर कंप्लीटली टच कर रहे होते हैं तो वहाँ पे मिडरिब जो होती है वो ज़्यादातर एक स्ट्रक्चर बना लेती है जिसे रैकेस बोलते हैं, एंड उसकी जो भी साइड की लीफलेट्स होती हैं, मतलब लीफ का जो छोटा छोटा इंसाइज्ड पोर्शन है जो उस मिडरिब से अटैच्ड है, उसे हम बेसिकली बोलते हैं लीफलेट्स। तो इसे बोलते हैं पिनेटली कंपाउंड लीफ। पिनेटली कंपाउंड मतलब कि वो बिल्कुल उसकी सारी जो भी इंसिजन्स हैं वो कम्प्लीटली मिडरिब से अटैच हो रखी है। और पामेटली कंपाउंड जो पाम की तरह होती है, मतलब कम्प्लीटली इंसिजन्स जो होती हैं वो बिल्कुल बीच वाले रीजन से अटैच्ड नहीं है, पार्शली इंसाइज्ड लीव्स प्रेजेंट है। तो जब भी लीव्स इस तरीके से टूटी हुई होती हैं, इंसिजन्स फॉर्म कर रही होती हैं, तो उन्हें कंपाउंड लीव्स बोलते हैं। तो कंपाउंड लीफ के टाइप्स हैं पिनेटली कंपाउंड एंड पामेटली कंपाउंड, जो आपको अभी बताया। सिंपल लीफ जैसा ऊपर होता है उसके अंदर कंप्लीट लेमाइना होता है, मार्जिन बिल्कुल कंप्लीट होती है, देयर आर नो इंसिजन्स एज सच। तो ये मैंने आपको समझा दिया है, रैकेस भी बता दिया क्या होता है। आप एग्जाम्पल याद कर सकते हो, जैसे नीम जो है वो पिनेटली कंपाउंड का एग्जाम्पल है, पामेटली कंपाउंड में सिल्क कॉटन वगैरह आता है, तो वो याद रखना है। एक टर्म आती है फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी इज बेसिकली द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द ब्रांच और स्टेम। तो स्टेम पे किस तरीके से लीव्स प्रेजेंट है, ऑल्टरनेट प्रेजेंट हो सकती हैं जिसमें एक नोड पे एक ही लीफ होती है, जैसे कि ये ऑल्टरनेट कर रही है, मतलब एक लीफ है, दूसरी वाली जो है वो उसके नीचे है, तीसरी वाली उसके अलावा ऊपर की साइड प्रेजेंट है, ऑल्टरनेट कर रही हैं, तो उसे बोलते हैं ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी। एक होता है ऑपोजिट फाइलोटैक्सी जिसमें बिल्कुल ऑपोजिट होती है, जैसे गुआवा में एक नोड पे दो लीव्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक। और एक होता है जिसे वर्ल्ड अरेंजमेंट बोलते हैं, इसके अंदर एक नोड पे मोर देन 2 लीव्स प्रेजेंट होती हैं, जैसे ये। तो एक नोड पे, एक पॉइंट पे बहुत सारी लीव्स प्रेजेंट है, तो वर्ल्ड अपीयरेंस बोला जाता है। एंड इनके एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, तो एग्जाम्पल्स आप याद कर सकते हो। जैसे ऑल्टरनेट में आपको एग्जाम्पल दिया है चाइना रोज का, मस्टर्ड का, सनफ्लावर का। ऑपोजिट में एग्जाम्पल दिया है, एक तो गुआवा हो गया और दूसरा कैलोट्रोपिस। एंड वर्ल्ड जो है वो एलिस्टोनिया के अंदर है, जो कि यहाँ पे बना भी हुआ है, दिस इज एलिस्टोनिया। इस तरीके से उसकी लीव्स दिखती हैं।
नेक्स्ट अगर हम इन्फ्लोरेसेंस की बात करते हैं, इन्फ्लोरेसेंस बेसिकली होती है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन दी फ्लावर एक्सिस। मतलब फ्लावर का जो एक्सिस है उसमें फ्लावर्स किस तरीके से अरेंज्ड हैं। ज़्यादातर मोर देन वन फ्लावर अगर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं तो उसे हम इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं। सिंगल होता है तो उसे हम फ्लावर बोलते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ एन इन्फ्लोरेसेंस और ये जो है ये सिंगल फ्लावर है। तो यहाँ पे दो टाइप की इन्फ्लोरेसेंस होती है, एक रेसमोस एक साइमोस। रेसमोस ऐसी होती है जिसमें मेन एक्सिस कंटिन्यू करती रहती है। मतलब अगर ये फ्लावर का बंच है तो मेन एक्सिस जो है वो कंटिन्यू करती रहेगी, ग्रो करती रहेगी और फ्लावर जो है उसके साइड में ग्रो होते रहेंगे। दिस इज रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस। कैसे याद रखोगे? रेस से याद रखना। रेस का मतलब इसकी मेन एक्सिस भागती रहती है, रेस में जैसे भागते हैं उस तरीके से। तो मैं इस तरीके से याद करती हूँ, आप भी याद कर सकते हो। इसमें ज़्यादातर लीव्स जो होती हैं वो एक्रोपेटल होती हैं। मतलब जो भी फ्लावर्स होते हैं, लीव्स नहीं, फ्लावर्स जो होते हैं वो एक्रोपेटल सक्सेशन में प्रेजेंट होते हैं, तो वो आप याद रख सकते हो। एंड साइमोस जो होती है उसमें एक्सिस टर्मिनेट हो जाती है एक सिंगल फ्लावर में, तो एक्सिस कंटिन्यू नहीं करती ग्रो करना, रुक जाती है वहीं पे। और फ्लावर्स जो होते हैं वो बेसिपिटल फॉर्म होते हैं, मतलब जो भी फ्लावर फॉर्म होंगे वो नीचे की साइड फॉर्म होंगे, तो ये याद रखना। रेसमोस में ऊपर की साइड जो होते हैं वो यंग होते हैं और नीचे की साइड मैच्योर वाले फ्लावर होते हैं, इसे बोलते हैं एक्रोपीटल सक्सेशन। तो ऐसे याद रख सकते हो, यहाँ पे यंग होते हैं और यहाँ पे मैच्योर होते हैं। ठीक है, इस तरीके से, तो इसे बोलते हैं एक्रोपीटल सक्सेशन, ये एक्रोपीटल है। साइमोस ऐसी होती है जिसमें एक मैच्योर वाला यहाँ प्रेजेंट होता है और बाकी जो भी यंग होते हैं वो नीचे की साइड जो होते हैं वो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, इस तरीके से। उसे बेसिपिटल सक्सेशन बोलते हैं। ये देखो यहाँ बेस पे यंग जो है वो देखने को मिल रहे हैं और जो मैच्योर है वो ऊपर बिल्कुल टिप पे प्रेजेंट है। अगर हम फ्लावर के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो फ्लावर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, आप सबको पता है। फ्लावर के नीचे एक स्वोलन बेस होता है इस तरीके का, जिसे हम थैलेमस या रिसेप्टिकल बोलते हैं, ये प्रेजेंट होता है। इसके अलावा कैलिक्स होता है, ये ग्रीन कलर का जो पार्ट है यहाँ, ये ग्रीन कलर का कैलिक्स है। देन वी हैव कोरोला, तो कैलिक्स बेसिकली सेपल्स होते हैं, कोरोला पेटल्स होते हैं। एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का और गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। अगर हम कैलिक्स कोरोला की बात करें तो इन्हें एक्सेसरी ऑर्गन्स बोला जाता है फ्लावर का, और एंड्रोशियम गाइनोशियम को रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोला जाता है बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कभी कभी क्या होता है कि किन्हीं किन्हीं फ्लावर्स में, जैसे लिली वगैरह में, कैलिक्स कोरोला को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते आप, दोनों एक जैसे दिखते हैं, तो उसे पेरियंथ बोलते हैं। मतलब जब कैलिक्स कोरोला को डिस्टिंग्विश नहीं किया जा सकता तो जो स्ट्रक्चर बनता है उसे पेरियंथ बोला जाता है। कुछ फ्लावर होते हैं जिनमें दोनों मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, उन्हें बाइसेक्सुअल बोला जाता है, और जिनके अंदर सिर्फ स्टेमन्स या कार्पल्स होते हैं उन्हें यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोला जाता है। सिमिट्री के बेसिस पे अगर फ्लावर्स को डिवाइड करो तो एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं जिन्हें रेडियल सिमिट्री बोलते हैं, जाइगोमॉर्फिक होते हैं जिन्हें बायलेटरल सिमिट्रिकल बोलते हैं। मतलब अगर फ्लावर को आप किसी भी प्लेन से कट करते हुए, अगर मतलब बिल्कुल मिड लाइन से अगर एक प्लेन पास करते हो किसी भी रेडियस से, अगर वो इक्वल हाफ्स बना रहा है तो उसे रेडियल सिमिट्री बोलते हैं। अगर एक ही प्लेन है जिससे कट करने पे इक्वल हाफ्स बन रहे हैं तो उसे बायलेटरल सिमिट्री, जैसे हम एनिमल किंगडम में पढ़ा था वैसे ही, बट फ्लावर्स के केस में उसे जाइगोमॉर्फिक कंडीशन बोली जाती है। तो एग्जाम्पल्स भी आपको दिए हुए हैं कि किसका कौन सा है, वो आप याद रख सकते हो। जो भी फ्लावर्स इक्वल हाफ्स में कट नहीं होते, जैसे कैना का जो प्लांट होता है उसके फ्लावर्स इक्वल हाफ्स में कट नहीं होते, पिक्चर देखना है इसकी ऑनलाइन तब आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। इस टाइप के फ्लावर्स को हम एसिमेट्रिक फ्लावर्स बोलते हैं, मतलब कि वो उनकी कोई सिमिट्री नहीं है, उन्हें किसी भी हाफ से कट करो, किसी भी प्लेन से कट करो, वो इक्वल हाफ्स नहीं बनाते हैं। फ्लावर्स ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस हो सकते हैं इन दी केस ऑफ डाइकॉट्स। डाइकॉट्स के केस में ये दोनों कंडीशन आपको देखने को मिलती है। ट्राइमेरस कंडीशन जो होती है वो आपको मोनोकॉट्स में देखने को मिलती है, ये याद रखना। मतलब कि जो भी सेपल्स होंगे, पैटल्स होंगे, एंड्रोशियम होगा, गाइनोशियम होगा, वो 3 के नंबर में होंगे, 3 के मल्टीपल्स में, 3, 6, 9 इस तरीके से। अगर 4 के मल्टीपल्स में होंगे या 5 के मल्टीपल्स में तो उसे हम डाइकॉट बोलते हैं। तो ऐसे फ्लावर को देख के आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि ये मोनोकॉट का फ्लावर है या डाइकॉट का फ्लावर है।
तो ये याद रखना। देन पेडिसल के पास जो होता है, मतलब जो फ्लावर का बेस होता है, वहाँ पे कभी कभी ब्रैक्ट होता है, तो उसे हम ब्रैक्टिएट बोलते हैं। जिन फ्लावर्स के अंदर ब्रैक्ट नहीं होता उन्हें ई ब्रैक्टिएट बोलते हैं। ये आप देख सकते हो, दीज आर बेसिकली दी सेपल्स। ब्रैक्ट जो होता है वो यहाँ पे कहीं पे एग्जिस्ट करता है इस तरीके से। अब गाइनोशियम की पोजीशन के बेसिस पे और एक्सेसरी ऑर्गन्स की पोजीशन के बेसिस पे जो भी फ्लावर्स होते हैं उन्हें हम हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस या एपीगाइनस बोल सकते हैं। हाइपोगाइनस जिसके अंदर जो ओवरी होती है वो बिल्कुल टॉप पे होती है और बाकी सब जो भी पार्ट्स होते हैं वो नीचे उसके बन रहे होते हैं। मतलब गाइनोशियम सबसे ऊपर है, बाकी पार्ट्स उसके नीचे से डेवलप हो रहे हैं, तो उसे हाइपोगाइनस बोलते हैं। हाइपो मतलब नीचे, गाइनस मतलब गाइनस यानी गाइनोशियम वाला पार्ट सबसे ऊपर है और बाकी सब पार्ट्स उसके नीचे से डेवलप हो रहे हैं। पेरीगाइनस होता है जिसमें लगभग ओवरी के पॉइंट पे या फिर उसके आसपास ही बेसिकली जो भी एक्सेसरी ऑर्गन्स हैं वो डेवलप हो रहे होते हैं, तो इस कंडीशन को पेरीगाइनस बोलते हैं। तो बिल्कुल सेम लेवल पे। एपीगाइनस जिसमें जो भी गाइनोशियम होता है उसके ऊपर बाकी सारे पार्ट्स डेवलप होते हैं, यानी गाइनोशियम नीचे होता है, बाकी सारे पार्ट्स उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपको क्लियर होनी चाहिए जो भी आपके पास ये टर्म्स हैं। हाइपोगाइनस में बोला जाता है ओवरी इज सुपीरियर, जैसे मस्टर्ड हो गया। पेरीगाइनस में हाफ इन्फीरियर ओवरी बोला जाता है, जैसे प्लम, रोज वगैरह में होता है। एपीगाइनस जिसमें इन्फीरियर ओवरी बोला जाता है, जैसे कि रे फ्लोरेट्स होते हैं सनफ्लावर में। सनफ्लावर में 2 टाइप के फ्लोरेट्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, तो उनमें से रे फ्लोरेट्स जो हैं उनके अंदर इन्फीरियर गाइनोशियम आपको देखने को मिलता है। सो द नेक्स्ट वन हेयर इज द पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर, मतलब कि कौन कौन से फ्लावर के पार्ट्स होते हैं जो आपको याद रखने हैं। तो देयर आर 4 फ्लोरल वर्ल्स जो आपको प्लांट में देखने को मिलती हैं फ्लावर में। कैलिक्स होता है, कोरोला होता है, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम होता है। अब सबके बारे में इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे। तो कैलिक्स जो होता है वो आउटर मोस्ट वर्ल होती है फ्लावर की और इसके मेंबर्स को हम सेपल्स बोलते हैं। मतलब कैलिक्स जो होता है वो सेपल्स बेसिकली हैं। सेपल्स होती क्या है, ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो बेसिकली बड वाली स्टेज में फ्लावर को प्रोटेक्ट करते हैं। तो जब भी बड होता है उसके अराउंड जो भी ग्रीन कलर के आपको स्ट्रक्चर्स दिखते हैं वो बेसिकली जो होते हैं वो सेपल्स होते हैं, यानी कैलिक्स होता है। अब कैलिक्स की जो भी सेपल्स हैं वो यूनाइटेड हो सकती हैं या फ्री हो सकती हैं, मतलब साथ में जुड़ी हुई हो सकती हैं या फिर इंडिविजुअली फ्री आपको देखने को मिल सकती हैं। अगर फ्री हैं तो पॉलीसेपलस कंडीशन होती है, अगर साथ में जुड़ी हुई हैं, फ्यूज्ड हैं, तो उसे हम गैमोसेपलस कंडीशन बोलते हैं। कोरोला जो होता है यानी पेटल्स जो होती हैं ये ज़्यादातर ब्राइटली कलर्ड होती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा ब्राइट इनका कलर होता है एंड ये ज़्यादातर इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए पॉलिनेशन के दौरान बनी हुई होती हैं। ये भी यूनाइटेड होंगी तो गैमो पेटलस कंडीशन, अगर फ्री होंगी तो पॉली पेटलस कंडीशन। गैमो का मतलब होता है फ्यूज्ड, पॉली का मतलब फ्री। इनकी शेप और कलर वेरी करता है, डिपेंड करेगा कि कौन सा प्लांट है, कौन सी फैमिली है, उसके अकॉर्डिंग। बट ओवरऑल अगर हम जो भी अरेंजमेंट की बात करें पेटल्स और सेपल्स की, तो उस अरेंजमेंट को हम एस्टिवेशन बोलते हैं। अब ये एस्टिवेशन वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट या फिर आपके पास वेक्सिलरी हो सकती है, 4 टाइप की। ये आप देख सकते हो यहाँ डायग्राम में दिखाया हुआ है, तो यहाँ मैं आपको समझा देती हूँ। अगर ये सारी की सारी पेटल्स जो हैं इंडिविजुअल हैं यानी सेपरेट हैं, बीच में जुड़ी हुई नहीं है, तो इसे हम वेलवेट कंडीशन बोलेंगे। जैसे यहाँ गैप दिख रहा है आपको हर एक पेटल के बीच में। दूसरा जो होता है वो होता है ट्विस्टेड कंडीशन, जिसके अंदर एक पेटल या एक सेपल दूसरे के ऊपर थोड़ा सा ओवरलैप कर रही होती है, एक एंड से बाहर की साइड और दूसरे एंड से नीचे की साइड। तो आप देख सकते हो यहाँ अंदर की साइड है ये वाली पेटल और यहाँ बाहर की साइड है, तो ये बेसिकली ट्विस्टेड कंडीशन है, जैसे ट्विस्ट कर रहा हो जो भी पेटल्स हैं या सेपल्स, तो उसे हम ट्विस्टेड कंडीशन बोलते हैं। एक इम्ब्रिकेट होती है जिसमें एक पेटल कंप्लीटली अंदर होती है दोनों साइड से और एक कंप्लीटली बाहर होती है दोनों साइड से, और बाकी जो होती हैं वो ट्विस्टेड होती हैं। इस कंडीशन को इम्ब्रिकेट बोलते हैं, तो ये भी देखने को मिल सकती है। और एक होती है लास्ट जिसे हम वेक्सिलरी कंडीशन बोलते हैं। वेक्सिलरी बेसिकली ऐसी होती है जिसके अंदर 2 जो होती हैं छोटी वाली पेटल सबसे अंदर फ्यूज्ड होती हैं, 2 उससे बड़ी बाहर होती हैं, एक अंदर साइड और एक बाहर वाली साइड एग्जिस्ट करती हैं, और एक
बड़ी वाली फ्यूज्ड पेटल होती है जो बिल्कुल दोनों बाहर की साइड एग्जिस्ट करती हैं। वैक्सिलरी कंडीशन है जो आपको पी वगैरह में देखने को मिलती है। यहाँ एग्जाम्पल भी दिए हैं, वेलवेट कैलोट्रोपिस के अंदर होती है। इसके अलावा ट्विस्टेड जो होती है चाइना रोज वगैरह के अंदर होती है। इम्ब्रिकेट की बात करोगे तो कैसिया गुलमोहर के अंदर होती है। एंड वैक्सिलरी जो होती है ये आपको मेनली जो भी ये फैमिली होती है पेपिलिनोइडी, पेपिलिनोशियस बेसिकली कोरोला बोलते हैं, तो उनके अंदर वैक्सिलरी होती है। आपको सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो वैक्सिलरी का पूछा जाता है, तो यहाँ याद रखना पी बीन्स वगैरह के फ्लावर में ऐसी होती है, मतलब जो भी लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उनके फ्लावर्स में 5 पेटल्स होती हैं। लार्जेस्ट जो होती है वो स्टैंडर्ड होती है, जो सबसे बाहर थी वो सबसे बड़ी पेटल होती है। उसके अंदर 2 होती हैं थोड़ी सी छोटी, उन्हें विंग्स बोलते हैं। वो साथ में अलग अलग इस तरीके से एग्जिस्ट करती हैं, ओवरलैप कर रही होती हैं वो। और सबसे अंदर 2 होती हैं सबसे छोटी वाली पेटल्स जिन्हें हम कील बोलते हैं, ये फ्यूज्ड होती हैं आपस में। एंड्रोशियम की अगर हम बात करते हैं यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो इसमें स्टेमन्स होते हैं। स्टेमन्स की फिलामेंट होगी, एंथर होगा, जैसे हमें पता है। एंथर बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, 2 लोब्स उसके अंदर होते हैं और हर एक लोब के अंदर 2 चैम्बर या फिर पोलन सैक होते हैं जिसके अंदर पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। कभी कभी स्टेमन स्टेराइल होता है तो उसे हम स्टेमिनोड कंडीशन बोलते हैं। एंड स्टेमन्स भी जुड़े हुए हो सकते हैं पैटल के साथ या फ्री हो सकते हैं। अगर पैटल के साथ जुड़े हुए हैं तो उसे हम एपीपैटलस कंडीशन बोलते हैं, जैसे सोलेनेसी फैमिली के अंदर ब्रिंजल वगैरह में देखने को मिलता है। एक होती है एपीफाइलस कंडीशन जिसमें स्टेमन्स जो होते हैं वो पेरियंथ से जुड़े होते हैं, बिकॉज वहाँ पे कैलिक्स कोरोला अलग अलग नहीं होता है जैसे लिली के अंदर होता है। और कभी कभी वो फ्री भी हो सकते हैं तो पॉलीएंड्रस कंडीशन, या फिर वो कभी कभी एक बंच एक बंडल बना लेते हैं तो उसे मोनोएडल्फस कंडीशन बोलते हैं, जैसे चाइना रोज में होता है। तो एक बंडल में सारे स्टेमन्स जुड़े हुए हैं, उनका सारी फिलामेंट्स जो है वो अटैच्ड हैं, बट जो ऊपर के लोब्स हैं वो सेपरेटेड है। कभी कभी वो 2 बंडल्स में हो सकते हैं, इसे डाइएडल्फस कंडीशन बोलते हैं, जैसे कि पी वगैरह में होती है। या फिर मोर देन 2 बंडल्स भी हो सकते हैं जिसे हम पॉलीएडल्फस कंडीशन बोलते हैं। अब जो भी फिलामेंट्स होती हैं इनकी लेंथ वेरी कर सकती है फ्लावर के अंदर, जैसे साल्विया मस्टर्ड वगैरह में होता है, तो उनमें सब में सारे एंथर्स सारे स्टेमन्स जो होते हैं उनकी फिलामेंट की लेंथ बराबर नहीं होती है। गाइनोशियम की बात करोगे तो ओवरी इसके अंदर आती है, जो बेसल एनलार्ज्ड पार्ट होता है, ऊपर स्टिग्मा स्टाइल प्रेजेंट होगा, तो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी एग्जिस्ट करते हैं। स्टिग्मा जो होता है बिल्कुल स्टाइल के टिप पे होता है, जहाँ पे पॉलन ग्रेन्स आएंगे, तो पॉलन ग्रेन्स का रिसेप्टिव सरफेस बेसिकली वो होता है। ओवरी के अंदर एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे प्लेसेंटा बोलते हैं, जिसके ऊपर जो भी सीड्स होंगे वो अटैच्ड होते हैं। कार्पल अगर एक से ज़्यादा है और फ्री है तो एपोकार्पस कंडीशन बोलते हैं, अगर जुड़े हुए हैं सारे कार्पल्स तो सिनकार्पस कंडीशन बोलते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल जो होता है सीड बनाता है एंड ओवरी फ्रूट बनाती है, ये आप सबको पता होना चाहिए। तो ये बेसिकली रिविजन हो रही है आपकी, जो आपने इस चैप्टर में पढ़ा होगा उस चीज़ की। प्लेसेंटेशन बेसिकली होता है ओव्यूल्स की अरेंजमेंट कैसी है, मतलब ओवरी के अंदर ओव्यूल्स किस तरीके से अरेंज्ड हैं। अलग अलग टाइप की होती है, जैसे मार्जिनल होती है, एक्साइल प्लेसेंटेशन, पेराइटल प्लेसेंटेशन, बेसल प्लेसेंटेशन एंड फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। इनके एग्जांपल्स यहाँ दिए हैं, वो आप याद कर सकते हो, बाकी मैं आपको यहाँ डायग्राम से समझा देती हूँ। दिस इज मार्जिनल प्लेसेंटेशन, इसके अंदर बेसिकली एक मार्जिन होती है जिससे सारे ओव्यूल्स जुड़े हुए होते हैं। सेकेंड वाला जो यहाँ पे है वो एक्साइल प्लेसेंटेशन है, तो एक्साइल इस तरीके का होता है जैसे आपको टमाटर वगैरह में टोमेटो में देखने को मिलता है। पेराइटल वाला इस तरीके से होता है जिसमें ओव्यूल्स जो होते हैं वो ओवरी की इनर वॉल पे अटैच्ड होते हैं, तो ये इनर वॉल है उससे अटैच्ड है। ये वाली कंडीशन जो होती है पेराइटल वाली वो आपको बेसिकली देखने को मिलती है मस्टर्ड वगैरह में। देन वी हैव फ्री सेंट्रल कंडीशन जिसमें सारे ओव्यूल सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। एंड एक होती है बेसल प्लेसेंटेशन जिसमें जो भी ओव्यूल होते हैं मतलब सिंगल ओव्यूल होता है और वो बिल्कुल ओवरी के बेस पे अटैच्ड होता है, तो सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट एट दी बेस ऑफ द ओवरी, तो उसे बोलते हैं बेसल प्लेसेंटेशन। ये ज़्यादातर आपको मोनोकॉट्स में देखने को मिलती है, मोनोकॉट्स में बेसल प्लेसेंटेशन मोस्ट कॉमन है। अगर आप फ्रूट की बात करते हो तो ये बेसिकली ओवरी से बनती है, जब ओवरी राइप हो जाती है यानी वो फर्टिलाइज हो जाती है तब फ्रूट में वो डेवलप होती है। कभी कभी फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन भी बन सकता है, उसे हम पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं।
फ्रूट के अंदर ज़्यादातर एक वॉल होती है जिसे पेरिकार्प बोला जाता है। पेरिकार्प यानी फ्रूट की वॉल ड्राई भी हो सकती है, फ्लैशी भी हो सकती है। पेरिकार्प के अंदर कभी कभी लेयर्स होती हैं, जैसे एपिकार्प सबसे बाहर वाली रीजन, मीजोकार्प मिडिल वाली रीजन एंड एंडोकार्प सबसे अंदर वाला रीजन। मैंगो और कोकोनट जो होता है इनके अंदर फ्रूट को हम ड्रूप बोलते हैं, तो वो याद रख सकते हो आप। एंड ये बेसिकली मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरी से बनते हैं, ये याद रखना मैंगो कोकोनट का पूछा जाता है। एंड ये ज़्यादातर वन सीडेड होते हैं, एक ही सीड इनके अंदर एग्जिस्ट करता है। मैंगो के अंदर पेरिकार्प जो होता है वो बेसिकली डिवाइडेड होता है एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प में, जिसमें से एपिकार्प सबसे बाहर वाली लेयर होती है या पील होती है मैंगो की। मीजोकार्प फ्लैशी रीजन होता है जिसे हम खाते हैं, एंड एंडोकार्प जो होता है वो बेसिकली सीड की आउटर लेयर होती है, वो एग्जिस्ट करती है। कोकोनट में भी ये लेयर्स होती है। एपिकार्प होता है सबसे ग्रीन वाला पोर्शन कोकोनट का, सबसे बाहर वाला। फिर उसके बाद मीजोकार्प आता है, ये हेयरी वाला रीजन, एंड एंडोकार्प आता है जो आपको बिल्कुल बीच वाला जो सीड है, जो बेसिकली कोकोनट है जो हम खाते हैं, उसकी बाहर वाली ब्राउन लेयर, उसे हम एंडोकार्प बोलते हैं। तो वो आप याद रख सकते हो। सीड्स ओव्यूल से बनते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन, एंड इनके अंदर सीड कोट और एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है। एम्ब्रियो के अंदर रेडिकल होगा, एम्ब्रियोनल एक्सिस होगी, एक या दो कॉटिलिडन होंगे डिपेंडिंग ऑन वेदर द प्लांट इज मोनोकॉट और डाइकॉट। अगर डाइकॉट सीड की बात करते हो तो इस तरीके से दिखता है, दो कॉटिलिडन्स उसके अंदर होते हैं, बीच में प्लूम्यूल होता है जो स्टेम बनाएगा, रेडिकल होता है जो रूट बनाएगा, एंड कॉटिलिडन्स होते हैं जो जर्मिनेटिंग सीड को फूड प्रोवाइड करने में हेल्प करेंगे। सीड के बाहर देखोगे तो सीड कोट होती है जो एग्जिस्ट करती है, एंड सीड के ऊपर एक पोर होता है जिसे माइक्रोपाइल बोलते हैं, जिससे वो वाटर वगैरह एब्जॉर्ब करता है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है ड्यूरिंग जर्मिनेशन, एंड जो भी एयर वगैरह है उसे भी बेसिकली इनहेल करता है। एंड हाइलम होता है एक टाइप की, यही ओपनिंग जो होती है इसी को हम माइक्रोपाइल और हाइलम बोलते हैं। तो एक टाइप की कवरिंग है उसके ऊपर। यहाँ पे आपको एक चीज़ मेंशन करी है, वो ये कि एंडोस्पर्म भी आपको देखने को मिलता है। याद रखना कैस्टर इज द डाइकॉट जिसके पास एंडोस्पर्म काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। नॉर्मली डाइकॉट्स के अंदर एंडोस्पर्म नहीं होता है, मोनोकॉट्स के अंदर ही होता है। तो जो भी सीड जिनके अंदर एंडोस्पर्म होता है उन्हें हम एंडोस्पर्मिक सीड्स बोलते हैं, और जिनके अंदर नहीं होता एंडोस्पर्म यानी सीड्स कंप्लीटली एंडोस्पर्म को यूटिलाइज कर देते हैं, उसे हम नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स बोलते हैं। मोनोकॉट्स जो होते हैं इनके अंदर एंडोस्पर्मिक सीड्स होते हैं, यानी ज़्यादातर एंडोस्पर्म होता है, एक्सेप्ट फॉर ऑर्किड्स जो नॉन एंडोस्पर्मिक कैटेगरी में आते हैं। इनमें ज़्यादातर एंडोस्पर्म काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, एंड एंडोस्पर्म की जो लेयर होती है उसे एल्यूरोन लेयर बोला जाता है। ये मेज़ का आपको सीड दिखाया हुआ है तो इस तरीके से दिखता है। इसमें स्क्यूटेलम होता है विच इज़ बेसिकली द सिंगल कॉटिलिडन ऑफ द मोनोकॉट्स। डाइकॉट्स में कॉटिलिडन का कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, बट मोनोकॉट्स में सिंगल ही कॉटिलिडन है तो उसे स्क्यूटेलम बोला जाता है। देन वी हैव प्लूम्यूल, कोलियोप्टाइल प्लूम्यूल की कवरिंग, एंड रेडिकल की कवरिंग को कोलियोराइजा बोलते हैं, तो वो एग्जिस्ट करता है। कोलियोप्टाइल एंड कोलियोराइजा जैसी टर्म्स हम डाइकॉट सीड्स में यूज नहीं करते हैं, वो भी याद रखना। एम्ब्रियो होगा जिसे नरिशमेंट एंडोस्पर्म प्रोवाइड करता है, तो एंडोस्पर्म पहले बनता है, एम्ब्रियो बाद में बनता है। तो डबल फर्टिलाइजेशन का बेसिकली ये प्रोडक्ट होते हैं। बट ये चीज़ बोली जाती है कि एंडोस्पर्म इज हैप्लॉइड इन द केस ऑफ मोनोकॉट्स, एंड डाइकॉट्स जो होते हैं उनके अंदर ये ट्रिप्लॉइड होता है। एक्चुअल में ये डाइकॉट मोनोकॉट का डिफ्रेंसिएशन नहीं है, ये जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स का डिफ्रेंसिएशन है। तो यहाँ पे अगर सीड देखोगे तो उसके अंदर एक एम्ब्रियो होता है और एंडोस्पर्म होता है। एंडोस्पर्म जो होता है वो ट्रिप्लॉइड होता है इन द केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स, और एम्ब्रियो जो होता है वो डिप्लॉइड होता है, 2n होता है। ये हम रिप्रोडक्शन जो भी प्लांट्स में होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे तब बताऊंगी। एंडोस्पर्म हैप्लॉइड होता है इन द केस ऑफ जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म्स में 1n होता है, ये 3n नहीं होता है, तो वो याद रख सकते हो। क्यूटेलम, प्लूम्यूल वगैरह मैंने आपको बता ही दिए। अब अगर आप फ्लोरल फॉर्मूला देखोगे तो इस तरीके से फ्लोरल फॉर्मूला दिखता है, और फ्लोरल डायग्राम किसी भी प्लांट की फैमिली का इस तरीके से दिखता है। इसके अंदर जब ये आउटर मोस्ट लेयर बनी हुई है इन्हें हम सेपल्स बोलते हैं, ये कैलिक्स है। देन फिर हमारे पास पेटल्स होती हैं, यानी आपके पास कोरोला होता है।
फिर एंड्रोशियम होता है यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, एंड बिल्कुल सेंटर में ओवरी होती है। तो ओवरी का जो क्रॉस सेक्शन होता है वो यहाँ डायग्राम में बनाया जाता है और बाकी सब इस तरीके से दिखते हैं। दिस इज द मदर एक्सिस, यानी एक्चुअल में जो मेन स्टेम प्लांट की है वो कहाँ है, तो यहाँ पे है। और बाकी जो भी आपके पास फ्लावर है उसे कट करोगे, क्रॉस सेक्शन देखोगे तो इस तरीके का दिखेगा। फ्लोरल डायग्राम ऐसा दिखता है। इसके अंदर जो प्लस साइन है यहाँ पे बताए हैं फ्लोरल फॉर्मूला में कौन कौन से सिंबल्स हम यूज़ करते हैं। तो प्लस वाला जो साइन होता है ये बेसिकली होता है रेडियल सिमेट्री दिखाने के लिए, एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन दिखाने के लिए। यहाँ पे मेंशन भी किया होगा, ये रहा एक्टिनोमॉर्फिक के लिए। कभी कभी हम बी आर भी लिखते हैं, विच इज़ ब्रैक्टिएट। सबसे पहले बी आर लिखते हैं, अगर नहीं होगा तो कुछ नहीं लिखते, सीधा जाइगोमॉर्फिक या एक्टिनोमॉर्फिक से शुरू कर देते हैं। देन वी हैव के, जिसे हम कैलिक्स बोलते हैं। सी होता है जिसे हम कोरोला यानी पेटल्स बोलते हैं। पी लिखेंगे पेरियंथ के लिए, अगर कैलिक्स और कोरोला को डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हैं तो। ए एंड्रोशियम के लिए, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के लिए होता है। जी गाइनोशियम के लिए होता है, एंड जी के नीचे अगर डैश है तो सुपीरियर ओवरी, ऊपर डैश है तो इंफीरियर ओवरी। ये मेल का सिंबल है, ये फीमेल का, और ये बाइसेक्सुअल प्लांट्स का सिंबल है, तो वो याद रखना। जाइगोमॉर्फिक के लिए हम परसेंटेज वाला साइन लगाते हैं, तो बायलेटरल सिमेट्री के लिए परसेंटेज वाला साइन आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे एक चीज़ देखो, आपको यहाँ पे मैं इसे पढ़ना सिखाती हूँ। तो अगर प्लस है तो इसका मतलब एक्टिनोमॉर्फिक, किसी भी प्लेन से कट करो इक्वल हाफ मिलेंगे। देन बाइसेक्सुअल है ये फ्लावर, तो बाइसेक्सुअल के लिए ये सिंबल यूज कर रहे हैं हम। कैलिक्स यानी सेपल्स जो हैं 2+2 यानी 4 सेपल्स हैं टोटल, बट 2 की लेयर में प्रेजेंट है, 2-2 का ग्रुप। एंड कोरोला यानी पेटल्स की बात करोगे तो टोटल 4 हैं। एंड एंड्रोशियम यानी आप स्टेमन्स की बात करोगे तो स्टेमन्स 2 बंडल्स में प्रेजेंट है, एक बंडल 2 का है और एक 4 स्टेमन्स का बंडल है। गाइनोशियम की बात करोगे तो ये सुपीरियर ओवरी है क्योंकि नीचे डैश लगा हुआ है, एंड 2 आपको इसके अंदर गाइनोशियम देखने को मिल रहे हैं, मतलब 2 हैं स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, एंड ये दोनों फ्यूज्ड है, सिन कार्पस कंडीशन इसे हम बोलेंगे। तो इस तरीके से रीड करते हैं हम जनरली फ्लोरल फॉर्मूला को। यहाँ पे आपको सोलेनेसी फैमिली का बताया हुआ है, एंड आई थिंक यही एक फैमिली है जिसका मेंशन किया है एनसीईआरटी में नई वाली में। पहले तो और भी फैमिलीज का था बट अभी यही बताया हुआ है। बाकी आप यहाँ पे याद रखना, ये जो बताया ये ब्रासिकेसी फैमिली है, तो ब्रासिकेसी फैमिली के जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं वो इस डायग्राम में और इस फ्लोरल फॉर्मूले में दिखाए हुए हैं। दूसरा वाला जो है वो सोलेनेसी फैमिली का है। तो सोलेनेसी फैमिली जो होती है पोटैटो फैमिली, जिसके अंदर टमाटो भी आता है, ब्रिंजल भी आता है। इनके अंदर ज़्यादातर सिलिंड्रिकल ब्रांच्ड स्टेम होती है और अंडरग्राउंड स्टेम देखने को मिलती है पोटैटो वगैरह में। लीव्स पिनेटली कंपाउंड होती हैं, जो भी वेनेशन होगी रेटिकुलेट होगी क्योंकि डाइकॉट है। इस तरीके से इसके स्टेमन्स एंड्रोशियम वाला पार्ट है और ऐसा गाइनोशियम वाला पार्ट यहाँ पे होता है। ये इसका फ्लोरल डायग्राम है जो आपको देखने को मिल रहा होगा, एंड दिस इज एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन। ये बेसिकली दिखा रहा है कि जो मदर एक्सिस है वो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। ये स्टेमन्स हैं, ये पेटल्स हैं, फ्यूज्ड हैं, पेटल्स भी और स्टेमन्स भी। फिर ये एंड्रोशियम वाला पार्ट है एंड बीच में ये गाइनोशियम वाला पार्ट है ओवरी का। अब इसी चीज़ को समझने के लिए ये फ्लोरल फॉर्मूला है। तो एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन, बाइसेक्सुअल यानी सेपल्स जो हैं 5 हैं, फ्यूज्ड हैं। फ्यूज्ड होने के लिए हम 5 के साइड में ब्रैकेट लगा देते हैं। सिमिलरली कोरोला भी 5 है यानी 5 ही पेटल्स हैं, वो भी फ्यूज्ड है। देन एंड्रोशियम है यानी स्टेमन है 5, और एंड्रोशियम कोरोला से जुड़े हुए हैं इसीलिए ये ऊपर एक आर्क लगाई हुई है, यानी स्टेमन्स जो हैं वो पेटल्स से जुड़े हुए हैं। एपीपेटलस कंडीशन इसे हम बोलेंगे, वो देखने को मिल रही है स्टेमन्स की। गाइनोशियम जो है वो सुपीरियर है, ओवरी सुपीरियर है, एंड 2 गाइनोशियम है जो साथ में जुड़े हुए हैं, फ्यूज्ड है, इसीलिए ब्रैकेट साइड में हमने लगाया है। यहाँ पे एक फीचर जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये सोलन प्लेसेंटा। सोलन प्लेसेंटा और बाइकार्पिलरी कंडीशन इसका फीचर है सोलेनेसी फैमिली का, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ। एंड यहाँ पे एक और चीज़ है, आई डोंट नो यहाँ पे मेंशन की हुई है कि नहीं, परसिस्टेंट कैलिक्स। इनका जो कैलिक्स होता है यानी जो सेपल्स होती हैं वो परसिस्ट करती हैं इवन आफ्टर फ्रूट प्रोडक्शन। जैसे ब्रिंजल में भी आपने देखा होगा, ब्रिंजल अगर हम ऐसे बना रहे हैं इसके ऊपर इस तरीके से ये कैलिक्स होता है, तो कैलिक्स बेसिकली यहाँ परसिस्ट करता है। ये सोलेनेसी का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है।
एग्जाम्पल्स इसमें और भी बताए हैं, टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो, चिली हो गई, इसके अलावा बेलेडोना, अश्वगंधा, टोबैको, पेटूनिया, ये सारे जो हैं सोलेनेसी फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। आई होप कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ गया हो। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मॉर्फोलॉजी हमने फ्लावरिंग प्लांट्स की डिस्कस कर ली है, अब हम अनैटमी डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर्स की साइड मूव करते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय।